नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास पेशकश में। और हमारे साथ हैं आरजे रॉकी। आरजे रॉकी को आप जानते होंगे, रेडियो की दुनिया का एक ऐसा नाम जिससे हर कोई परिचित है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच प्रदीप, थैंक यू सो मच। तो रॉकी सर, आज हम बात करेंगे रेडियो की दुनिया के बारे में। और आपका लगभग 2 दशक का अनुभव रेडियो में है, तो आपसे बेहतर हमारे बच्चों के लिए कौन हो सकता है जी। तो सर, ये हमारा जो मासकॉम जंक्शन का प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस पे हमारे देश भर के लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे वो इंटरव्यू देखते हैं, कंटेंट देखते हैं जर्नलिज्म का। तो इस इंटरव्यू को करने का हमारा जो लक्ष्य है या ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आपके ज़रिए बच्चे ये जाने कि रेडियो की दुनिया किस तरह की हो गई है आजकल। आज से 20 साल पहले किस तरह का रेडियो था, आज उसमें किस तरह की नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, चैलेंजेस आए हैं। तो आप हमारे साथ हैं, उम्मीद करते हैं बच्चों को ये डिस्कशन अच्छी लगेगी। बिल्कुल। यस सर। तो सर, सबसे पहला सवाल ये जो आरजे रॉकी है, तो रॉकी आपका रियल नेम है या रॉकी कैसे आया ये रॉकी नेम? देखिए, अब तो यही रियल नेम है, क्योंकि जब आपका वैसे भी क्या होता है कि जो कमर्शियल रेडियो स्टेशन होते हैं और थोड़ा सा जो हमारे जो आकाशवाणी या दूसरे जो चैनल्स होते हैं, उसमें एक डिफरेंस ये रहता है कि थोड़ा सा वहाँ फॉर्मल अप्रोच ज़्यादा रहती है, यहाँ कैजुअल अप्रोच ज़्यादा रहती है। और कैजुअल अप्रोच रहती है तो लोग आपको उसी तरीके से सुनना पसंद करते हैं, उसी टाइप के नेम्स होते हैं। तो ज़्यादातर नेम्स कैची नेम होते हैं, जिससे एक थोड़ा सा अलग कनेक्शन बनता है। हाँ जी, हाँ। तो मैक्सिमम जो भी आप आर्टिस्ट सुनेंगे उन सबके नेम डिफरेंट मिलेंगे, कैची नेम मिलेंगे, क्योंकि कमर्शियल रेडियो है तो लोग आपको उस तरीके से सुनना पसंद करते हैं। जिस तरीके का नेम होता है वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी होती है, वैसा ही आप शो करते हो, वैसा ही आप बोलते हो, कंटेंट वैसे ही रहता है। यस, कंटेंट भी ऐसा रहता है। तो ये चीज़ है। मतलब जो रेडियो हम आकाशवाणी पे सुनते थे वो थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच वाला था। हाँ। लेकिन आप रेडियो एफएम में काम कर रहे हैं तो उसकी जरूरत कहीं ना कहीं बन जाती है। हाँ। और इसके अकॉर्डिंग, और वो अच्छी बात ये है कि आरजे रॉकी जो है वो सबकी जुबान पे चढ़ गया। हाँ, कैची नेम होता है तो वो इजीली पिक हो जाता है। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? कब आपने ये प्लान किया या कब आपने पहली बार सोचा था कि मैं रेडियो की दुनिया में जाऊंगा? 2006 में मैंने मास्टर्स की थी। उसके बाद मैंने मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो था एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन। तो वो भी एक मुझे अच्छा लगता था, एडवर्टीजमेंट मतलब स्क्रिप्ट करना, टीवी की जो मैं एड्स देखता था उनको वो कैसे लिखा जाता है वो, या कैसे वो शूट होती हैं। तो मेरा क्रिएटिव चीज़ों में मेरा दिमाग बहुत चलता था, मुझे वो मेरी वो फेवरेट चीज़ें हुआ करती थी। तो जब मैं निकला तो एडवर्टीजमेंट कंपनी में मेरी जॉब लग गई थी, लेकिन 6 महीने करने के बाद आई रियलाइज कि यार मैं मज़ा नहीं आ रहा इसके अंदर। मतलब इसमें नेम फेम नहीं है, पैसा तो है, लेकिन मुझे जाने का कौन। तो दैट टाइम सेकंड फेज आ रहा था रेडियो का, लॉन्च होने वाला था, तो मैंने उसके लिए ट्राई किया। इससे पहले मेरा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने कभी स्टूडियो नहीं देखा था। लेकिन मैं पैशनेट था जब कॉलेज टाइम से कि एक मुझे भीड़ चाहिए, मुझे लोग चाहिए, मैं खड़ा हूँ, लोग सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने एक ऑडियंस बैठी हुई है। तो मुझे हमेशा से वो चीज़ें मतलब अट्रैक्ट करती थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया कभी भी। लेकिन हाँ, मैं था बचपन से ही थोड़ा सा चीज़ों को कॉपी करना या मिमिक करना या जोक्स क्रैक करना या लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, तो ये चीज़ें मुझे हमेशा से पसंद आती थी। तो और ऐसा ही मैं कुछ चाहता था कि काम भी ऐसा ही होना चाहिए कि आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो और उसी का आपको पैसा भी मिल रहा है और आपके फैंस भी बन रहे हैं, लोग आपको सुन भी रहे हैं, लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं। तो रेडियो आ रहा था तो मुझे लगा ये तो बेस्ट है, रेडियो जॉकी बनते हैं, जो मैं सुनता भी था लोगों को कमर्शियली। तो मुझे वो पसंद आया, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं 3 बार रिजेक्ट हुआ था उसके अंदर। क्योंकि मैं कंटेंट तो मेरे पास था, लेकिन मैं स्टेज फियर और माइक फियर था मुझे, तो मैं बोल नहीं पाया। बट मैंने उनको श्योरिटी दी कि आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगा आपको कि आई एम बेस्ट, मैं कर सकता हूँ ये वाली चीज़। एंड आई एम कहते हैं ना कि आप बने होते हो किसी चीज़ के लिए, तो मैं हूँ इस चीज़ अंदर से पता होता है। हाँ, तो उन्होंने वो चांस दिया और सिलेक्शन हो गया और उसके बाद जर्नी शुरू हो गई, शो लॉन्च हो गया, मैं रॉकी से आरजे रॉकी बन गया। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। यानी आपका ड्रीम बचपन से था या कॉलेज लाइफ से था कि मुझे ये करना है कि भीड़ मुझे सुने, लेकिन किस फॉर्म में होगा वो आपको नहीं पता था, वो क्लैरिटी पता नहीं होता थी। बच्चे हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मास्टर्स कहाँ से किया आपने? मैंने जीजेयू हिसार से मास्टर्स की थी। ओके ओके। 2004-06 बैच था मेरा वहाँ। ठीक है। तो जब आप स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट रहते वक्त जैसे उन बच्चों के लिए बड़ी काम की एडवाइस हो सकती है कि जो भी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट रहते हुए कौन सी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व ऐसा रहते थे या खुद को आप तैयार करते थे इस फील्ड के लिए? जो एक चीज़ ने काम किया था, हमें वहाँ एक बेसिक चीज़ें सिखाई जाती थी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आओगे और आप टीवी पे बोलोगे या माइक पे बोलोगे तो आपको बोलना है। लेकिन जो बेसिक चीज़ हमें सिखाई गई थी वो ये थी कि आपको लिखना है पहले।
तो हमें लिखना सिखाया गया, बोलना बाद में सिखाया गया। हमें टॉपिक्स दिए जाते थे, मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट टॉपिक था, हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमें दिया कि आपको ना चाय पे लिखना है। तो मैं कहा चाय पे क्या लिखेंगे, तो रात को जब लिखने बैठे तो 2 पेज लिखे गए चाय पे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि माँ पे लिखो, फिर ऐसे रोज एक टॉपिक मिलता था, तो उससे लिखने में इंटरेस्ट बन गया। अच्छा लिखते थे तो जो आप लिखते हो वो फिर आप जब बोलते हो तो वो और अच्छा बोल पाते हो। और लिखने से क्या होता है कि आपका दिमाग खुलता है, आप वाइड सोच वाले बन जाते हो, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, आपका दिमाग फिर वैसा चलने लगता है। ये काम आती है जब आप टीवी पे, माइक पे या कहीं भी जब आप बोलते हो तो आप स्पॉन्टेनियस होने लगते हो। क्योंकि लिखने की वो जो प्रैक्टिस है ना 2 साल की, वो आपको इतना एक वो बना देती है कि आपका दिमाग उस तरीके से चलने लगता है। आप कभी कभी प्रिपेयर नहीं भी होते। अब बहुत बार हमें स्टेज पे जाना होता है, हमें पता ही नहीं होता कि क्या इवेंट है। आपको कॉल आया कि आपको होस्ट करना है, वहां गए फटाफट 4 जो चीजें हैं, कौन गेस्ट है, कौन क्या है, बस वो लिया, बाकी 3 घंटे आपको वही बोलना है क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस ऑलरेडी हुई हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, राइटिंग सबसे मस्ट है। राइटिंग के साथ आपकी थिंकिंग अपने आप हो जाएगी, आप रिसर्च भी करोगे, आप ऑब्जर्वर भी बनोगे। बोलने का तो फिर आप, क्योंकि आपके पास कॉन्टेंट अच्छा है ही, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, बोलना आपको आ ही जाता है। कॉन्टेंट होना बहुत जरूरी है। लोग अच्छे स्पीकर होते हैं लेकिन कॉन्टेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा है कि कंटेंट बहुत है तो अच्छे स्पीकर नहीं होते हैं। तो ये दोनों चीजों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा, पब्लिक डीलिंग, लोगों से मिलना, ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन करना, दोस्त बनाना। छोटे छोटे जो पार्टीज होती थी मेरी, मैं उनको होस्ट करता था, मैं ही प्लान करता था, मैं ट्रिप्स प्लान करता था। तो इन सब चीजों ने मुझे बड़ा ओपन अप कर दिया, मुझे बड़ा खोल दिया। मेरी हेजिटेशन खत्म हो गई। हेजिटेशन आपकी खत्म होती है, आप फिर मतलब कुछ भी आप करना चाहते हो, एक अलग वाइब, एक अलग फीलिंग होती है आपके अंदर। और मैंने देखा है जब स्टेज करते हैं हम, जैसे आप इवेंट होस्ट भी करते हैं और मैंने भी स्टेज कंडक्ट किया है कॉलेज लाइफ में, तो अगर हम जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जैसे आपने बताया टूर प्लान करते हैं, पार्टी करते हैं, तो उतना ही सोसाइटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमारे पास होता है। हाँ। और उन्हीं चीज़ों को हम एंकरिंग करते वक्त इम्प्रोवाइज करते हैं, वो चीज़ें बोलते हैं। एक सिंपल सी चीज होती है, लोग, आपको पता क्या होता है, लोग आज के टाइम में ना जो एक कनेक्शन होता है ना, अब जैसे हम रेडियो पे होते हैं, हम इतना इनफॉर्मल कैजुअल टॉक भी करते हैं कि लोग हमसे तभी कनेक्ट कर पाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत बार लोगों को बोलता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ये है, तो लोगों के कॉल्स आते हैं, सर काढ़ा ले लीजिए, सर काढ़ा बना के लेके आए। मतलब ये आप प्यार देखिए इस फील्ड का कि लोग, मैंने अगर बोल दिया, क्योंकि मैं अपने होम टाउन में नहीं था, तो मैं बोलता था कि यार मम्मी के हाथ की भिंडी खाए हो बड़े दिन हो गए, तो लोगों ने इतना प्यार दिया कि लोग आपके लिए, मेरे लिए लंच लेके आते हैं, ऑफिस में लेके आते हैं कि सर, क्योंकि एक कनेक्शन बन जाता है। तो ये कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको वैसा बनना पड़ता है। आपको लेडीज किचन में सुन रही है, आपको कोई गाड़ी में सुन रहा है, तो हम वैसी बात करते हैं कि अच्छा घर से निकल चुके हो आप, तो मतलब थोड़ा सा जल्दी निकला करो, लेट होने वाले हो, तो आप कनेक्ट करते हो कि यार जल्दी उठोगे तो जल्दी पहुंचोगे। अच्छा क्या हुआ, आज मूड खराब है, भाभी से लड़ाई हो गई किसी बात पे, तो कैजुअली ये चीजें आप बात करते हो तो लोग कनेक्ट करते हैं। होता है, ये हर घर में होती है सब सारी चीजें। लेडीज सुन रही है तो हम बोलते हैं अच्छा सुबह के 7 बज गए तो मैं उठाऊं और मैं शो कर रहा हूं अभी इस टाइम पे, तो यार चाय पिला दो कड़क सी, नींद खुल जाएगी तो बढ़िया शो करेंगे। तो लेडीज उस टाइम वो चाय बनाने का टाइम होता है, तो आज नाश्ते में क्या बन रहा है, आज अच्छा मेथी के पराठे बन रहे हैं, यार बड़े दिन हो गए मेथी के पराठे खाए हुए। तो लोग कनेक्शन बनाते हैं, एग्जैक्टली, लोग फील करते हैं, आपको ही वो चीज करानी है उनको, तो लोग आपके साथ कनेक्शन बना लेते हैं, आप एक फैमिली मेंबर बन जाते हो। और जर्नलिज्म में हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं न्यूज सेंस, हाँ, कि खबर कहाँ है, एग्जैक्टली। इसी तरह आज डेली शो करते हो आप, हाँ, एक आइडिया को लेके आप शो करते हैं, हाँ, उसमें रहता है, हाँ, तो वो आइडिया आसपास बिखरे पड़े हैं, आइडियाज बाहर ही आपको मिलेंगे। आप जितना घूमोगे, जितना ट्रेवल करोगे, जितना लोगों से मिलोगे, मैं दिल्ली जाता हूँ तो नेक्स्ट डे जब मैं आता था तो मेरा पूरा शो दिल्ली के ऊपर होता था, क्या दिल्ली की लाइफ ऐसी है, मेट्रो में लोग ये करते हैं। अच्छा यहाँ अगर हम हरियाणा में कहीं चल रहे होते हैं तो हम बात करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, तो क्योंकि वो लोगों के साथ भी होता है। रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है तो यहाँ रॉन्ग साइड से जो आएगा वो खुद को सही बताता है, जो सही आ रहा है उसी को रॉन्ग बताता है। तो ये है चीजें, तो धीरे धीरे लोगों की आदतें भी बदली हैं। ट्रैफिक सेंस की अगर हम बात करते हैं, हम कुछ कैजुअली, कुछ कभी कभी हम इस तरीके की बातें भी बोल देते हैं कि यार जैसे मान लीजिए कि करवा चौथ है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ठीक है आपने उनको साड़ी वाड़ी दिलाई है तो भाभी जी आप अपने पति को हेलमेट दिलाइए। आप उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली है। आपको ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, इसमें मैसेज भी है, इसमें फन भी है, ह्यूमर भी है, तो एक कनेक्शन अपने आप बिल्डअप हो जाता है। तो ये चीजें, और ये स्टूडेंट्स के लिए सीखने वाली बात ये है कि जो आप कंटेंट तैयार करते हैं वो केवल किताबों से तैयार नहीं होता। एग्जैक्टली, जब आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। किताबें आपको थ्योरी बताती हैं कि क्या एक स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए, आप कैमरा पे जब आप बोलते हो तो क्या होना चाहिए, एंकर्स में क्या खूबियां होनी चाहिए, लेकिन वो बनाना आपको खुद से पड़ेगा। वो ट्रेनिंग आपको
जैसे कहते हैं ना कि मैं आपको कितना भी गाड़ी सिखा दूं बैठे बैठे, जब तक आप खुद गाड़ी में नहीं बैठोगे, नहीं चलाना सीखोगे, आप नहीं चला सकते। ये सेम चीज है। एग्जैक्टली। तो सर रेडियो में पहला ब्रेक आपको कहाँ से मिला, कहाँ से आपने शुरू किया, कौन से एफएम से आपने शुरू किया? 2007 में लॉन्च हुए थे सारे, तो रेडियो धमाल था 106.4, उसी से मेरी शुरुआत हुई थी। मैं उसकी कोर टीम में भी था। एक वो टाइम था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, एक वो टाइम आया विद इन 3 months कि मेरा कोर टीम में मेरा नाम आ गया था। और फॉर्चुनेटली सबसे पहला मैं ही था कि जिसका शो लॉन्च हुआ। 2 से 4 मेरा शो लॉन्च हुआ, तो इस तरीके से 2007 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, रेडियो में, बिकॉज मैं भी करनाल में रह रहा हूँ, आप भी करनाल में ही आपका कर्म भूमि कह सकते हैं, तो आपका एक शो सुनते थे हम, ताऊ ऑन एयर। वो बड़ा हिट रहा था वो। तो वो कैसे आपके दिमाग में आया? हरियाणा की पृष्ठभूमि को देख के आया? ताऊ वर्ड यहाँ पे आप देखते हैं, बाहर जाते हैं साउथ में जाएंगे ताऊ बोल देते हैं यहाँ किसी भी इंसान को वहाँ पे, तो कैसे कॉन्सेप्ट आया? रेडियो जो है ना, रेडियो इज ऑल अबाउट लोकल। हाँ जी, है ना, रेडियो है ही लोकल। आप जिस शहर में है उस शहर के कल्चर, उस शहर की बातें, उसकी संस्कृति, उसका खाना पीना, अगर उसकी बातें नहीं करेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। और जिस शहर में आप हैं, जिस स्टेट में आप हैं, उसकी बोली आपको आती है और वहीं के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो ऐसे जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ बात चल रही थी कि एक स्टेट वाइज भी शो बनेंगे, लोकल शोज, कि हरियाणा है तो हरियाणवी शो बनेगा, पंजाब में है तो पंजाबी शो बनेगा। तो ऐसे कोई बात कर रहे थे कि हरियाणा में फेमस क्या है, हिट क्या है, तो बोले कि हरियाणा में तो ताऊ। ताऊ तो मतलब इससे ऊपर हिट क्या होता है। तो वो ऐसे बातें चल रही थी, तो सब लोग अपने ऑडिशन दे रहे थे, लेकिन कोई फ्रेम में फिट नहीं हो पा रहा था। तो मेरी हरियाणवी अच्छी थी, मैंने कहा मैं ऑडिशन देता हूँ। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया, वो सबको पसंद आया। जोक्स और ह्यूमर और वो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी वो मेरी अच्छी थी। तो बोला कि यार रॉकी इज बेस्ट फॉर दिस स्टफ, तो रॉकी से कराते हैं। तो इस तरीके से फिर उसका प्रोमो भी मैंने लिखा, उसको नाम भी मैंने दिया ताऊ ऑन एयर। ताऊ ऑन एयर मतलब ताऊ ऑन एयर आ चुके हैं इस टाइम पे। तो उसका प्रोमो भी हमने ऐसे बनाया था कि ताऊ जो है वो हवा में है। ताऊ बैठे हैं किसी पीपल के पेड़ पे चढ़ के। वो बंदा पूछता है कि ताऊ ऊपर क्या रहा है, तो वो कहता है भाई मैं तो हवा में हूँ इस टाइम पे, ऑन एयर हूँ मतलब इस टाइम पे। वो कहता है ऊपर क्या रहा है, नीचे आ जाओ, ऊपर के डोके ले हुए। तो ये एक हरियाणवी चीजें, जो स्लैंग है, जो कॉमेडी है, जो हम बातें करते हैं, वही सारा हमने सारी चीजें डाली। तो ताऊ एक इंटेलेक्चुअल इंसान भी है, ताऊ एक कॉमेडी पर्सन भी है, ताऊ की ऑब्जर्वेशन भी है। ताऊ ने 50-60 साल जिए हैं, तो दुनिया देखी है उसने। हाँ, तो उसको हरियाणा का भी पता है, उसको चौपाल पे जो मस्ती होती है उसका भी पता है। तो उसके पास नॉलेज है, सारी चीजें हैं। तो आरजे ताऊ से पूछता था सवाल कि ताऊ जी ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन दिया जाए। तो ताऊ जी फनी वे में, कॉमिक वे में उसका आंसर करते थे। तो वो लोगों को पसंद आती थी वो चीजें। तो वो हिट रहा। तो अभी उसका मैंने डिजिटल इसका वर्जन भी निकाल दिया। तो अब वो डिजिटली कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दोनों पे डलता है। तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप हैंडल बता सकते हैं। यस, ITS इट्स RJ रॉकी के नेम से मेरा इंस्टा और फेसबुक पे है। बाकी रेडियो सिटी इंडिया के नेम से है, क्योंकि रेडियो सिटी इंडिया की नाम उस पे जो हैंडल्स हैं वहाँ पे भी मेरे वीडियोस डलते हैं। तो उसमें मैं ताऊ का वही वाले वीडियोस जो लोग ऑडियो सुनते थे, अब उसके वीडियो फॉर्मेट पे हमने उसको लॉन्च कर दिया। यस, ये सोशल मीडिया की खूबी है कि जो आरजे थे उनको आप आज उन विजुअली भी देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अदरवाइज पहले आरजे हम जानते नहीं थे, ये आरजे मार्केट में होता था, लेकिन अब वो मौका दिया फेसबुक ने आपको। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बहुत इजी कर दिया, अब उनको लोग देख भी पाते हैं। इवेंट्स में जब हम जाते हैं तो लोग स्टेज पे भी देख पाते हैं। तो ये चीज है। अच्छा सर, एक रूटीन जो है, डेली रूटीन आरजे का क्या रहता है? कैसे वो स्क्रिप्ट तैयार करता है? शो से पहले कैसे इमेजिनेशन उसकी रहती है? एक रूटीन क्या रहता है आरजे का मॉर्निंग टू? देखिए, मॉर्निंग वाले के लिए थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि उसी टाइम आपका उठने का टाइम है, ऑफिस पहुंचने का टाइम है, उसी टाइम शो भी शुरू हो जाता है। तो ऑफिस में 7-8 न्यूज़पेपर की फाइल्स आती हैं, तो आप आधा घंटा पहले पहुंच के फटाफट फाइल्स को देखते हो, क्या आज की हाईलाइट है। थोड़ा सा ईजी सोशल मीडिया ने कर दिया है। सोशल मीडिया पे सब जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, ई-पेपर्स हैं, सबके पेजेस हैं, प्रोफाइल्स हैं, तो वहां से आपको कॉन्टेंट मिल जाता है। मेनली आपको यही देखना होता है कि हाईलाइट क्या है आज की, या आज रात को क्या हुआ, जिस पे अपन सुबह बात कर सकते हैं। तो वो टॉपिक्स डिसाइड हो जाते हैं। बाकी तो अपडेट्स होती हैं, स्पोर्ट्स की अपडेट्स हैं, लोकल अपडेट्स हैं, हरियाणा की अपडेट्स हैं, ये सारी हम इंटरनेशनल अपडेट्स हैं, इस पर हम बात करते ही करते हैं। उसमें लर्निंग क्या है ये हम देखते हैं। तो ये एक आपका रूटीन रहता है, आपको स्क्रिप्ट करनी पड़ती है। तो जो मॉर्निंग शोज करते हैं वो अपना थोड़ा सा काम जो है एक दिन पहले करके जाते हैं, क्योंकि सुबह आते ही उनको शुरू करना होता है। तो इस तरीके से बाकी मोबाइल ने बहुत काम जो है इजी कर दिया है। तो मैं क्या करता था, स्क्रीनशॉट ले लेता था, ये अच्छी काम की चीज, इस पे बात किया जा सकता है। तो मेरे फोन के अंदर हमेशा स्क्रीनशॉट भरे रहते थे, क्योंकि स्क्रीनशॉट बड़ी इजी चीज है। कभी कभी ऐसी भी होता है कि टॉपिक नहीं है आपके पास, तो आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि यार ये सोसाइटी को कनेक्ट करता है, इस पे बात कर सकते हैं। तो मेरी आदत थी कंटेंट मोबाइल में इकट्ठा करना, तो मुझे बड़ा काम आता है। अच्छा, रेडियो का जो मुझे चैलेंज लगता है ना, आई थिंक स्टूडेंट्स को भी लगता है वो चीज़, कि आपने कहा कि हम कनेक्ट करते हैं। हाँ।
जब आप स्टूडियो में बैठे होते हैं आपके सामने सिर्फ एक माइक है, नोबडी इज देयर। एग्जैक्टली। जैसे आप इवेंट कर रहे होते हैं, सामने आपके हुट करने वाले होते हैं, आपको अप्रिशिएट करने वाले होते हैं, तो ये चैलेंज है कि आपके सामने सिर्फ एक माइक है, वैसे आपको लोग लाखों सुन रहे हो सकता है, तो कैसे ये इंटरलाइज करते हो आप कि मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं, इवन आपके पास माइक है सिर्फ सामने, बिल्कुल, तो वो कैसे इमेजिन करते हो? वो बड़ा इनिशियली बड़ा टफ टास्क होता है। आता ही हाँ, स्टार्टिंग से देखो एकदम से नहीं हो पाती वो चीजें। स्टार्टिंग में जब आप बोलते हो, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो आप जब नए गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपको लगता है कि यार गियर भी देखना है, मुझे ब्रेक भी लगानी है, रेस भी देनी है, तो सारी चीजें कैसे करूंगा। बट सेम चीज हर जगह लागू होती है, प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप पहले शुरू में जब आप शो कर रहे होते हो, तो जो वो 2-3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था, वो सेशन था, उसमें जो प्रैक्टिस हुई ना, तो पहले ये हुआ था कि हम ऐसा लगता है कि मैं मतलब बात कर रहा हूँ लेकिन कोई सुन नहीं रहा, वो फील आता था। फिर हमें ये सिखाया गया कि आपको माइक से बात करनी है। ये माइक जो बैठा है ना, ये समझो कि ये माइक नहीं है, ये एक इंसान है जिससे आपको बात करनी है। तो इसी से आपको हर चीज बात करनी है, इसी से आपको इमोशंस क्रिएट करने हैं। तो वो धीरे धीरे दिमाग की बड़ी कमाल की चीज है कि जैसे आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको, अडॉप्ट कर लेता है उसको। तो उसने अडॉप्ट कर लिया, तो फिर वही फील आता है। तो ये चीज लोग हमसे आगे पूछते हैं जब स्टूडियो में आते हैं कि आप 8x8 का स्टूडियो है, इसमें बैठ के आप हंस भी लेते हो, आप इमोशंस भी देते हो। जब कोई रोने की बात आती है, मान लीजिए कि कोई मेजर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा सिंपैथी, थोड़ा सा एम्पैथी, ये एक इंसान के अंदर होना भी चाहिए। और एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके अंदर वो इमोशंस होते हैं, तो वो क्रिएट भी कर लेता है और अपने आप वो चीजें आ भी जाती हैं। तो हम जब बात करते हैं, बहुत बार ऐसी बात होती है, हमारा भी रोना निकल जाता है। जब हम वैसी बातें करते हैं तो लोग भी रो देते हैं। या ऐसी स्टोरीज होती हैं, बहुत बार हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे या उनके ऊपर कई बार स्टोरीज करी हैं, तो लोग रो देते हैं उनकी बातें सुन के। स्टोरीज ही ऐसी होती हैं, लेकिन फील लेके आना पड़ता है। फील आपको लेके आना पड़ता है। आपको ये नहीं सोचना कि आप कर रहे हो, आपको ये होता है कि आप उस चीज को जी रहे हो। उस टाइम पे हम भूल जाते हैं कि ये माइक है, स्टूडियो है, मैं एक स्टोरी टेलर हूं, मैं एक बात कर रहा हूं और मैं कनेक्टेड हूं क्योंकि मैं जुड़ा हूं उस चीज से, फील कर पा रहा हूं मैं। जितना आप इंटरनली फील करते हैं, उतना आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं और उतना ही लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं सुनते हुए। यस एग्जैक्टली। और जो स्टूडेंट्स हैं जो रेडियो की दुनिया में आना चाहते हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई बार हमारे पास भी क्वेरीज आती हैं कि सर इंटर्नशिप हमें करनी है या रेडियो में जॉब कैसे हासिल करें। तो वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कैसे वो कहाँ से कनेक्ट हों, कैसे अप्रोच करें रेडियो स्टेशंस में? देखिए, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि आज का टाइम ना बहुत आसान है। सोशल मीडिया ने इतना इजी कर दिया है कि पहले आपको दिल्ली का कोई एड्रेस ढूंढना है तो आपको जाना पड़ता था वहां पे, फिर आप पूछना पड़ता था। आज आप फोन पे ढूंढेंगे रेडियो सिटी इंडिया, तो रेडियो सिटी इंडिया का सारे ऑफिस के एड्रेस खुल जाएंगे, गूगल मैप खुल जाता है, उस पर फोन नंबर्स दिए होते हैं, करियर, कॉन्टैक्ट अस, वो सब सारी चीजें लिखा होता है उसके अंदर, तो आप कॉल कर सकते हैं। स्मॉल सिटी में तो आप आरजे का आरजेस अवेलेबल हैं इंस्टा पे, आप उनको, लोग हमें बच्चे मैसेज करते हैं तो मैसेज करके आते भी हैं, मिलने भी आते हैं। तो हमें लगता है जब इंटरव्यू करके कि ये पैशनेट है, इसमें अच्छी स्किल्स हैं, ये कर सकता है, तो उसको इंटर्नशिप भी देते हैं। इंटर्नशिप करके बहुतों की हमने जॉब भी लगवाई है, हमारी ही कंपनी में बहुत बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो वो पैशनेट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से लगता है जैसे कहते हैं ना, कुएं के पास पहुंच जाएगा, उसको चाहिए चीजें। बिल्कुल। और सोशल मीडिया से पहले थोड़ा सा था, बट आज की डेट में नेटवर्किंग आई थिंक थोड़ा इजी हो गई है, बहुत इजी हो गया है, बहुत आसान हो गया। तो जैसे रेडियो में आप काम कर रहे हैं अभी, तो मैं सोच रहा था कि क्या इस पे कैसे डिस्कस करें, बिकॉज हम जब बच्चे थे, छोटे थे, लगभग 7-8 साल के जब थे, मुझे याद है अभी 96 का जब वर्ल्ड कप हुआ, तो उस वक्त रेडियो था घर पे, तो वर्ल्ड कप से 10-15 दिन पहले हमें लगा कि ठीक करवाते हैं, मैच सुनेंगे। उस वक्त पे रेडियो पे कमेंट्री चलती थी, गांव में 5-6 घरों में टेलीविजन था, लाइट चली गई तो रेडियो पे पूरी गली बैठ जाती थी, हिंदी और इंग्लिश आ रही है, पूरे सुन रहे हैं। तो वो रेडियो के अल्टीमेटली ठीक हो नहीं पाया मैकेनिक्स से। तो अच्छा, नया लेके नहीं आया इस वक्त, तो पड़ोसी के घर पे सारा देखा चीजें। तो एक तो वो रेडियो था कि रेडियो गली में चल रहा है, उसके बाहर 20 लोग बैठ के सुन रहे हैं उसको, एक वो दौर था रेडियो का। फिर अगले टेलीविजन आ गया, टेलीविजन, फिर फोन आया, फोन से चिपक गए। आज गांव में वो सीन नहीं है। देन ये फिर आपका जो दौर था जब आपने ज्वाइन किया 2006-07 में, उस वक्त क्या था, FM थे, लोग सुनते थे काफी चीजें। अब क्या है, मोबाइल फोन का ज्यादा है। तो रेडियो का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप? पिछले 20 साल की मैंने कहानी बताई कि एक वक्त रेडियो लोगों को जोड़ता था, अपना दौर था, उस वक्त हम सुन लेते थे फिर भी कि कहीं पे शॉप पे चल रहा है, कुछ चल रहा है। आज गाड़ी में चल रहा है या मोबाइल फोन पे सुन लेते हैं या दूसरी माध्यम आ गए हैं। तो रेडियो का जो फ्यूचर है, कैसे वो सर्वाइव करेगा, या आने वाले 10 साल बाद रेडियो में किस फॉर्म में मिलेगा देखने को, कह रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। रेडियो का प्लस पॉइंट क्या है कि रेडियो जो है इंस्टेंट है। आपने माइक खोला, आपके पास कुछ है तो आप बोल सकते हो। वीडियो के लिए आपको वीडियो शूट करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीजें, मैन पावर, वो सब सारी चीजें रहती हैं। प्लस में क्या होता है कि आपको
जमाने के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चीजें बदलनी पड़ती हैं। आज से 15 साल पहले रेडियो कुछ और था, आज आप ये देखिए कि रेडियो सिर्फ रेडियो नहीं रह गया। रेडियो में पॉडकास्ट भी शुरू हो चुका है, रेडियो में आप देखिए फिक्शन भी शुरू हो चुका है। फिक्शन पहले से भी था, लेकिन अब स्टोरीज को जिस तरीके से बताया जाता है, प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया उनका। फिर रेडियोज में अब क्या हो गया कि सेलिब्रिटीज भी शोज करते हैं। आज जो थिएटर के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं या टीवी आर्टिस्ट भी हैं, जैसे अन्नू कपूर जी हैं, वो बहुत से रेडियोज के लिए शो कर रहे हैं। और फिर अब रेडियो पे आप जो है ऑटो शो भी कर रहे हो, अब रेडियो पे आप जो है मोबाइल शो भी कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का भी शो कर रहे हो कि ये नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है। तो आपको डिजाइन वैसा करना पड़ेगा, ऑडियंस को बांध के रखना पड़ेगा, ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए उस तरीके की चीजें आपको परोसनी पड़ेंगी, आपको वो चीजें बनानी पड़ेंगी। प्लस में अब डिजिटल लॉन्च हो गया, तो पहले की ये होता था कि देख नहीं पाते थे, आज आप आज इसको डिजिटली देख रहे हो, रेडियो अब दिखता भी है, तो आपने ये शुरू कर दिया साथ में। प्लस में एक्टिविटीज ऑन ग्राउंड और इवेंट्स आपने शुरू कर दिए। तो रेडियो अब सिर्फ रेडियो नहीं रह गया, रेडियो अब जो है डिजिटल भी हो गया, इवेंट्स भी हो गया, एक्टिविटीज भी हो गया, पॉडकास्टिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया रेडियो। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आप नई फॉर्म्स लेके आ रहे हैं, तो लोग अपने आप कनेक्ट करते हैं। आप ट्रेडिशनल ही चलते रहेंगे लेके, तो वो चीजें ज्यादा लंबे तक टाइम तक, ऑब्वियसली आपको चेंज चाहिए, है ना, जमाना बदल रहा है स्पीड के साथ, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तो आपको प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है, आपको प्रोग्रामिंग वैसी बनानी पड़ती है कि लोग जो सुनना पसंद करते हैं वैसे ही आप चीजें बनाओ, वैसी चीजें प्रोड्यूस करो। यस, एग्जैक्टली। और आई थिंक जैसे चैलेंज है कि नई चीजें आ रही हैं, तो हर मीडियम को अपने आप को बचाना है। एग्जैक्टली। जैसे न्यूज़पेपर था, फिर टेलीविजन आया, तो लोग आके 24 घंटे का टेलीविजन, लोग न्यूज वहां देख लेंगे, न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? बट आज लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। देखो, पढ़ने वाला जिसको जो चीज, अब ऐसा हम ये नहीं कह सकते, हम भी ऐसा होता है ना कि 3 दिन बाहर चले जाते हैं, हम भी पिज्जा विज्जा खा लेते हैं, लेकिन एंड में आप कहाँ आते हो? तो आप हमेशा हर चीज नहीं कर सकते, हमेशा हर चीज नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम खुद मोबाइल से भी बोर हो जाते हैं। ऐसे तो आप 2 दिन लगातार मोबाइल चला लीजिए, सैटरडे संडे, 2 दिन के बाद आपको लगेगा कि यार नहीं यार ज्यादा हो रहा है, कुछ चेंज चाहिए। तो हर चीज की अपनी एक वैल्यू है ना, गाड़ी की अपनी वैल्यू है, 2 व्हीलर की अपनी वैल्यू है, सिमिलरली रेडियो की अपनी जगह रहेगी, डिजिटल की अपनी जगह रहेगी। आई थिंक जब हम कुछ ऑर्गेनिक, कुछ ओरिजिनल क्रिएट करते हैं ना, तो चाहे वो वेब सीरीज है, रेडियो का शो हो, तो लोग उसको सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो कंटेंट अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कॉपी ज्यादा है वहाँ। एग्जैक्टली। लेकिन जब भी कोई वहाँ कुछ अलग हटके करता है, तो आई थिंक उसको लोग देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो सर, ये हमने कुछ खास बातें आपसे की, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप उन मीडिया स्टूडेंट्स को कहना चाहो जो इन जनरल मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन जनरल मीडिया में जाने के लिए, और आप पर्टिकुलरली रेडियो के बारे में कोई ऐसे मैसेज कि वो कैसे रियाज करें, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या मोबाइल फोन के साथ वो कैसे कर सकते हैं? मैं बताता हूँ सिंप्लीफाई करके इस चीज को। हमारे टाइम में थोड़ा सा चीजें नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था उस टाइम पे, है ना, डिजिटल मोबाइल नहीं थे, कीपैड वाले थे। तो मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना और मुझे जाना कहाँ पे है, उस दिशा में फिर आपको जो प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ती है। हमने जो चीज़ें सीखी हैं, मैंने जो जिस तरीके से चीज़ें सीखी हैं, यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, फ्रेंड्स के साथ बातें, है ना, डिस्कस करना, टॉपिक्स पे बातें करना, जेडीज करना, उसके साथ साथ फिर न्यूज़पेपर में घर पे प्रैक्टिस करता था मिरर के सामने खड़े होकर। रोज मेरा मैं 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करता था। उससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाती थी, आपको एक फ्लो मिल जाता था। आप जब डे 1 से करके जब आप 6 महीने के बाद आप अपने आप को देखते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। आप कैमरा आ गया तो आप मोबाइल के सामने कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक चाहे आप सिंगल पेज लिखो, रोज एक पेज आप कोई भी टॉपिक लेके अपने थॉट्स लिखना शुरू करो, उसी को फिर बोलना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना। मैं एक चीज और करता था, मुझे नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी बहुत पसंद थे, तो मेरे मम्मी और ये सब फैमिली वाले डांटते थे मुझे कि तू क्या सांप और ये सब देखता रहता है, तो मुझे वो पसंद आती थी वो चीजें। अब मुझे ये पता नहीं था कि आगे क्या होगा, तो अब मैं मेरे ख्याल से मोर देन 300 से ज्यादा मैं डॉक्यूमेंट्रीज कर चुका हूँ। एक मेरी शॉर्ट फिल्म है जिसके लिए मैंने वॉइस ओवर किया है, वो आई गेस 100 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है वो। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, ये चीजें बाद में मैं यही कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता था यार कैसे बोलते हैं ये। कार्टून चैनल पे मैं मिमिक्री करता था, कार्टून के चैनल जो चल रहा था तो उसकी वॉइस में ऑफ करके मैं उस पर अपनी वॉइस देता था, कार्टून्स की मिमिक करता था मैं। तो मुझे डिफरेंट चीजें करनी पसंद थी। बचपन में जब गांव में टूर्नामेंट होते थे क्रिकेट के, मैं माइक लेके मैं पूरे मैच की कमेंट्री करता था। रिसेंटली अभी लास्ट ईयर मैंने एक उस पे 15 मैचेस का एक टूर्नामेंट था, तो मैंने उसके लिए इंग्लिश कमेंट्री की। मुझे वो पसंद था, तो मैंने कहा मैं दे सकता हूँ उसके लिए ट्रायल। हालांकि मैंने इंग्लिश के लिए नहीं किया था, हिंदी तो मैं करता था, इंग्लिश का दिया तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से डन है। तो मैंने 15-16 मैचेस के लिए उनके लिए लाइव कमेंट्री की इंग्लिश के लिए। तो यहाँ वो चीज़ मेरे काम आई। और इवेंट्स मैं करता ही हूँ सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि वो लिखना, पढ़ना, बोलना, इसकी प्रैक्टिस ने
और ज्यादा सोशल होना, एक्सप्रेसिव होना, इसने ही ये सब सारा, इसकी कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। घर पे आप प्रैक्टिस करो इसकी, लिखने की, बोलने की, कंटेंट पढ़ो। मेरी आज भी आदत है 2 से 3 अखबार में पढ़ता ही पढ़ता हूँ ऑफिस में, हेडलाइंस ही सही। तो आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो गया, आप कहीं भी बैठोगे आप अलग ही शाइन करोगे। अब तो बच्चों के पास मोबाइल फोन है, मुझे लगता है कि रोज एक वीडियो जरूर बनाओ, जो आपने लिखा है उसी को बोल के वीडियो बनाओ। 6 महीने आपने कर लिया, आप खुद बोलोगे कि 6 महीने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही अलग है। और एक वक्त होता था जब आपकी जॉब लगी होगी तो आपने अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजी होंगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों तक कि ये मैं भेज रहा हूँ, रिज्यूमे के साथ भेज रहा हूँ, रिकॉर्ड करके भेजते थे। और आज तो मुझे लगा है दुनिया इतनी, मतलब ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, पूरा विश्व एक गांव बन चुका है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है और उस पर आप अच्छा कुछ कंटेंट दे रहे हैं, लोग अपने आप, जो एम्प्लॉयर है वो आपको अपने आप फोन करेगा। एग्जैक्टली। मैं आपको यूट्यूब की बात बताता हूँ। यूट्यूब से आज मैं ऐसे चैनल्स आपको बताता हूँ, घर की कई ऐसी लेडीज हैं जो बुजुर्ग हैं, कोई किसी की दादी होगी, किसी की नानी होगी, 70+ हैं वो, और उनका कोई ऐसा कोई ज्यादा बड़ा सेटअप भी नहीं है, सिंपल सा किचन है, उसमें वो रेसिपी बनाना सिखाती हैं, उनके मिलियंस फॉलोवर्स हैं। तो जब उनको तो नॉलेज ही नहीं है, आप तो मीडिया के स्टूडेंट हो, तो आपको तो ज्यादा पता है, कैमरा भी है, फोन भी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है किस चीज की है, गोल सेट नहीं है, पैशनेट नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है। जिस दिन आपको ये पैशन आ गया, आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। मतलब चीजें आसान है, चीजें इजी हैं। हाँ, चैलेंज एक है क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, तो और कहीं क्रिएट करना है आपने, नेचुरल करना है, बट आपके पास आज ऑप्शंस है रीच आउट करने के, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। और आपकी जो जर्नी है कि आपने मास्टर्स किया, उसके बाद खुद आप एक स्टूडेंट रहते हुए आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, एक्सरसाइज किया, फिर आप जब जॉब में आए तो आपने वहाँ पे एक अपना शो तैयार किया, और आप पास केवल आरजेइंग नहीं कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आप 10 चीजें आपको गिनवा सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। एक वॉइस है, वॉइस भी चलो बाद में प्रैक्टिस करके बनी, ऐसे बाय बर्थ ऐसी नहीं थी, इसकी भी प्रैक्टिस की मैंने। दूसरा सिर्फ मतलब लिखना, पढ़ना, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें लेके आना, रेडियो, इवेंट्स, इसके अलावा पॉडकास्टिंग, इसके अलावा कमेंट्री, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज, एड्स के लिए वॉइस ओवर्स, इसके अलावा प्रोडक्शन, जो आपके पंजाबी सॉन्ग्स आते हैं मैं उनके लिए स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी मेरा मन करता, तो मैं बहुत सारे गानों के लिए मैंने किया है। तो बहुत कुछ है करने के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर, जो इंस्टीट्यूट्स हैं बच्चों के लिए, या इवन आजकल तो स्कूल लेवल पे भी इनवाइट करते हैं हम लोगों को। तो ऐसी 20 चीजें हैं जो आपको करने का मौका मिलता है। और आप अब जब 20 चीजें आप कर रहे हो, सिर्फ वॉइस है आपके पास, प्रेजेंटेशन है, तो कोई किसी चीज की कमी नहीं है। तो 3 इडियट्स में डायलॉग भी है ना कि हम एक्सीलेंस के पीछे जाएं, तो सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। तो आपने अपने आप को इतना मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, वर्सेटाइल बनाया है कि आप कमजोरी बन जाते हैं एम्प्लॉयर की, कि वो आपको रखेगा ही रखेगा, और बाकी लोग भी वेट करेंगे हमारे साथ आगे कब काम करें। लैंग्वेज का कितना फायदा मिला मुझे। मैं अब वैसे मैं हूँ हरियाणा से, लेकिन मैं प्रॉपर उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि मेरे वो, लेकिन हाँ मैं रहता था, मेरे सारे सर्कल के दोस्त वो थे जो थोड़ा सा रॉ स्टफ होता है, देसी स्टफ, तो मैं उनके बीच में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो मैंने हरियाणवी प्रॉपर मुझे आती है। जबकि मैं किसी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता कि लोगों को लगे कि यार इनको तो आनी ही चाहिए। मैंने पटियाला के लिए शो किया है, पंजाब के लिए शो किया, जबकि मैं पंजाब में रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे पूछता था कि मेरी पंजाबी में आपको कुछ डिफरेंस लगता है, तो वो कहते हैं कि नहीं। तो अब आपको पंजाबी का भी काम मिल सकता है, आपको हरियाणवी का काम मिल सकता है। अब आप देखो IPL के लिए और इनके लिए हरियाणवी कमेंट, तो हॉटस्टार पे और हर जगह सब जगह हरियाणवी में आ रही है। बिल्कुल। तो बहुत ऑप्शंस हैं, लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए मल्टीपल। बस मुझे लगता है जो सीखने की ललक है ना, कि अगर आप जितना कम सीखोगे उतना कम आगे जाओगे। एग्जैक्टली। ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आगे। बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप RJ रॉकी सर की जो बातें हैं इंटरव्यू में जो उन्होंने बताई है, मुझे लगता है आप उनको नोट डाउन करना चाहिए, और न केवल नोट डाउन करना बल्कि उस पर एक एक करके काम करना है। और अब जैसे हमने बताया ये दुनिया काफ़ी छोटी सी है, तो आप सर से सीधा भी संपर्क कर सकते हैं, अलग सोशल मीडिया हैंडल सर ने बताया उसके ज़रिए। और अभी राइट नाउ या आजकल रेडियो सिटी करनाल में काम कर रहे हैं, वहाँ मिल भी सकते हैं सर से आप। और उम्मीद करते हैं आप ये बात आपको अच्छी लगेंगी सारी, और अपने करियर में आप इन चीज़ों को आजमाओगे और एक सक्सेसफुल करियर आपका बनेगा। सर, मासकॉम जंक्शन से जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को इतनी यूजफुल बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा आपने इनवाइट किया, और थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। यूजुअली हम इंटरव्यूज करते हैं, तो हमें लगता है कि आज हम बैठे हैं, लोग हमसे सवाल करेंगे, तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच मासकॉम जंक्शन का, प्रदीप आपका, आपने इनवाइट किया, मजा आया, कुछ डिफरेंट हुआ आज। हाँ, कुछ नई, एक हर किसी की जर्नी में कुछ इंस्पिरेशन होती है, और हमें भी आपकी जर्नी से, मुझे भी और मेरे स्टूडेंट्स को मिलेगी इंस्पिरेशन। राइट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।